बताइए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो जातिगत आधार पर मान्यताएं राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत थी, उस तिलिस्म को तोड़ दिया, उसे जो सफलता हासिल हुई, तो फिर उसने सोचा कि अब हमको ये फैसला करने में हमको पॉलिटिकली कोई नुकसान नहीं। मतलब अगर बागपत लोकसभा सीट लगातार बीजेपी जीते और बाद में जो जाटों के सबसे बड़े नेता हैं जयंत चौधरी वही बीजेपी के साथ चले जाएं, तो ये तो बीजेपी की जीत मानी जाएगी। बीजेपी की तो जीत है वो, लेकिन ऐसा है कि जाट जो हैं वो अब ज़्यादा स्वाभिमानी नहीं रहे पहले की तरह से। मतलब खोर हो गए सब बिरादरियों में, जहाँ मतलब निकला वहीं चले गए। तो इसी तरह से जाटों में भी डिवीज़न हो गया, तो इससे फ़ायदा तो है ही। और जाट बिरादरी जो है वो ओबीसी में अगर वो मिलता है आरक्षण, तो जाट बिरादरी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, दूसरी बिरादरियों में कम है। और इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उसमें नौकरी में उच्चता कम हो जाएगी कुछ, वो बात नहीं रहने की जो है, क्योंकि उनमें पढ़े लिखे कम है। जब उनकी आरक्षण हो जाएगा तो वो आरक्षण में उनको कम नंबरों पे उनको एडजस्ट किया जाएगा, तो ये नुकसान भी है। लेकिन फ़ायदे इतने हैं कि उनको चांस मिलेगा। अब उनको चांस नहीं मिलता, अब तो उच्च कोटि के आदमी पढ़ते हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं के नौकरी करते हैं, और किसी को आरक्षण मिलता नहीं। 50% आरक्षण जो है अभी, तो आपको लगता नहीं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे तो ये 50% की सीमा भी हट जाएगी? सीमा बढ़ेगी, वो सीमा बढ़ानी पड़ेगी। और जब सीमा से आरक्षण के लोग ज़्यादा आरक्षित सीमा के लोग ज़्यादा पहुंचेंगे, तो जो नौकरियों का, जो पदों का जो एक मानक होना चाहिए वो कंप्रोमाइज होगा। वो मानक कम होगा शुरू में, वो मानक कम होगा, क्योंकि उसमें इतने क्वालिफाइड आदमी नहीं है जितने उच्च कोटि में है, वही पढ़ते हैं, उन्हीं में मानक कम होगा। तो ये नुकसान है फिलहाल, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। भाई वो गरीब आदमी है, उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनका स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा। हाँ, शुरुआती दौर में आरक्षण में ये बात तो है, लेकिन बाद में अब आप देखिए ओबीसी की लिस्ट, उसका मेरिट लिस्ट जनरल के आसपास ही पहुंच जाता है कई जगह देखिए। तो पहले शुरू में आप कह सकते हैं, लेकिन फिर बाद में तो धीरे धीरे वो स्तर पहुंच जाए। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी को फायदा हुआ? मैं आपकी इजाज़त हो तो एक बात खुले मन से कह सकता हूँ। मैं मूलतः मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग सौभाग्य से बहुत कम उम्र में आर्य समाज और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ हुई है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, सारी जातियों के नेता थे। वो उनको दुर्भाग्य से जाट नेता साबित करने की कोशिश की गई। मैंने अपने तजुर्बे के हिसाब से देखा है, मैं पूरा देश घूमा हूँ, वो सारी किसान कौमों के नेता थे। उसके बाद ये इलाका किसानों की राजनीति का सबसे सम्मानित, सबसे सशक्त और सबसे प्रबल इलाका माना जाता था। दुर्भाग्य से जो आप सवाल कर रहे हैं, आज ये इलाका पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इतनी बड़ी पहचान बनाने के बावजूद दुर्भाग्य से ये इलाका अपने सम्मान को, पॉलिटिकल सम्मान को खो चुका है। यहाँ का पॉलिटिकल नेतृत्व छोटे छोटे लोगों के हाथों में चला गया। कहाँ जिस कुर्सी पे चौधरी चरण सिंह बैठे हों, अब उन कुर्सियों पे ऐसे लोग बैठ रहे हैं जिनका आप पड़ोस में नाम भी नहीं जानते लोग। तो अब जाति जनगणना की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, और आपने सवाल किया अभी पुलवामा का, कश्मीर के इस घटनाक्रम का, पहलगाम का, तो मैं ये महसूस करता हूँ, और ज़्यादातर लोग जिनसे मेरी चर्चा होती है वो ये महसूस करते हैं कि
उस घटना पे पूरी शक्ति फोकस की जा रही है। पाकिस्तान की कार्रवाई है, वो उनकी करतूत है। मैं मानता हूं उनकी करतूत है, लेकिन मैं ये सवाल भी खड़ा करना चाहता हूं कि वो अपनी करतूत में सफल क्यों हो रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है अपने लोगों की रक्षा करने की? आप अपने उन लोगों की करतूत को सफल क्यों होने दे रहे हैं? एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि सारा हल्ला एक तरफ ऐसा कर दिया गया कि जो जरा सी बात भी बोलेगा वो देशद्रोही और फौजद्रोही और समाजद्रोही। मैं इस सवाल को खड़ा करना चाहता हूं कि कश्मीर में आखिर चूंकि वहां टूरिज्म है, टूरिज्म उनकी आमदनी है, वहां टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक संकट आएगा। आपकी जिम्मेदारी थी और आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पाकिस्तान की साजिश को अथवा किसी भी उग्रवाद की साजिश को सफल ना होने दें। ये जो मुद्दा उन्होंने इस वक्त प्रस्तुत किया है, इसके पीछे निश्चित तौर पर दो ही लक्ष्य हैं। एक तो वो इतनी तीव्र घटना बहस इनके चुनाव को प्रभावित कर रही है। लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि ये उग्रवाद की घटना आखिर चुनाव के पहले ही क्यों होती है? जब भी चुनाव आते हैं ये घटना जरूर होती है। अब ये रहस्य है, लोगों की समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन होती चुनाव के पहले ही है। देखिए, एक बात मैं एक कहूं, बात, दूसरी बात मैं ये कहता हूं, ये जो जातिगत जनगणना का चुनाव अभी 6-8 महीने है, 6 महीने है इतना ही बिहार लगेगा, में। इनको माहौल बनाना है ना, लग गया ना माहौल बनाने। वहां भी गए, उनको गृह मंत्री को भेज दिया आपने कश्मीर और आप खुद चले गए बिहार। चुनाव का माहौल ही तो बना रहे थे दोनों, वो बैठ के वहां बना रहे थे, ये बैठ के यहां बना रहे थे। तो अभी से बनाएंगे ये। अच्छा, जनगणना का जहां तक प्रश्न है, निश्चित तौर पर इसके पीछे इनका पॉलिटिकल लक्ष्य है। पॉलिटिकल लक्ष्य के बिना दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना राजनीतिक लक्ष्य के भाजपा कोई भी काम नहीं करती। कुछ भी करना हो, कौन पार्टी है जो राजनीतिक लक्ष्य के बिना काम करती है? सारी पार्टियां राजनीतिक लक्ष्य के लिए ही काम कर रही हैं। लेकिन उसका एक पैमाना, कोई स्तर होना चाहिए। उसका यह भी तो नहीं होना चाहिए कि आप इतने बड़े दृष्टिकोणों को प्रस्तुत कर दे। जैसे कि विगत के दौर में अन्ना मूवमेंट हुआ है। अन्ना मूवमेंट में जो मुद्दे उठाए गए थे, वो मुद्दे अब जो इल्जाम लगे थे कांग्रेस की सरकार पे, जिस पे सरकार चली गई, सुरेश कलमाड़ी को जेल जाना पड़ा, वो बाइज्जत बरी हो, वो अब बाइज्जत बरी हो गए।